सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दो मासूम बच्चों की कहानियां गर्दिश करती रहीं। दोनों बहुत अफसोसनाक कहानियां। एक तो 10 साला आकाश जो कई घंटे पुलिस हिरासत में रहा कि सिर्फ इस वजह से कि उसके वालिद का ताल्लुक एक सियासी जमात से था, और उसकी जगह इस 10 साला बच्चे को पुलिस उठा कर ले जाती है, इस आकाश को, और वो फिर अपनी दर्द भरी कहानी खुद सुनाता भी है। और दिल दहल जाता है उसकी ये कहानी सुन करके किस तरह उसके वालिदैन पर भी जुल्म और उस बच्चे को भी उठा कर जाएगा जिसकी कोई कानूनी हमें कोई जवाब जिसका कोई नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ 14 साला अरसलान है जो नाकर्दा गुनाह की सज़ा में 3 माह जेल गुजार कर आता है। अदालत से रिहाई मिली तो पुलिस फिर गिरफ्तार करने पहुंच गई। अरसलान का वालिद बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सका और तमाम गमों से निजात पा गया। अरसलान गिरफ्तारी के खौफ से बाप की मैयत को कंधा भी ना दे सका। एक तीसरी रूह चीर देने वाली खबर 2.5 साला नुमान अबड़ो की है, जिसकी मां ने इसे 14 अगस्त की मुनासिबत से बड़ी मोहब्बत के साथ सब्ज और सफ़ेद का लिबास पहनाया, लेकिन कमसिन नुमान अबड़ो हुक्मरानों की कारकर्दगी की भेंट चढ़ गया। खुला मैन होल नुमान अबड़ो का कातिल साबित हुआ। आकाश, अरसलान और नुमान के साथ होने वाले जुल्म का कौन जिम्मेदार है? हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या ऐसा पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे? क्या कोई अपनी सियासत की फिक्र छोड़कर इन फूलों का भी सोचेगा? कानून की पासदारी और अमलदारी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्तिहान निगरान वज़ीर-ए-आज़म को दरपेश है वो है मुआशी इस्तेहकाम। एक तरफ कर्जों का अंबार है जिसके तले दबी मईशत सिसकियां ले रही है, दूसरी तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपए को हलकान कर रखा है। महंगाई से आवाम की चीखें निकल रही हैं। मरे को मारे शामदार के मिस्दाक LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें भी गर्म हैं। ऐसे में निगरान हुकूमत मईशत संभालेगी या इलेक्शन करवा कर अपनी इज्जत बचाएगी? निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवारुल हक काकड़ साहब ने माशी मामलात पर आज हम इजलास भी बुलाया था। इसी पर बात करेंगे। सदीक जान और सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आते ही, जिस तरह कल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी इलेक्शन के अलावा लगता है कि हर तरफ तवज्जो होगी, उन्होंने मईशत को संभालने के लिए और उसके हवाले से FBR, वजारत ख़जाना और दीगर सबका इजलास बुला लिया, तो फोकस तो उनका मईशत की तरफ हमें लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो इसीलिए कि प्रोलॉन्ग सेटअप है, 6 से 7 महीने का कम से कम प्लान है, और मार्च 2024 तक तो कह सकते हैं कि उनको अंडरस्टूड है कि वी आर हेयर टू स्टे। तो इसीलिए जो एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ है वो भी उसी नौइयत का है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है। तो इस सारी सूरत हाल में जो मोटिव है वो वाज़ेह है। फ़िलहाल तो काबीना पे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उनका कि वो डिफ़ाइन हो जाए पहले, और उसके लिए जो नाम गर्दिश कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग जो है वो कहा जा रहा है कि आ सकते हैं ऐसे जिसका इम्कान पहले नहीं था। वजारत ख़जाना के हवाले से हम सुन रहे हैं, तो वो तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इनिशियली यही चीज़ है कि इंतखाबात जो है वाहिद फ़ोकस नहीं होगा, और इकॉनमी को मैनेज करना और इन 7-8 महीनों में IMF से इंगेज करना, इसके अलावा मुख्तलिफ जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी शायद हम बात सुने। हालांकि वो और बात है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज मरासला अरसाल हुआ है जिसमें कहा गया है कि तरक्याती मंसूबों को आप मत छेड़ें, और साथ साथ इलेक्शन को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए जो इक़दाम हैं वो करने चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो देखना ये है कि किस हद तक उनकी बात को माना जाता है या फिर इस मरासले को सिर्फ नॉन सीरियस तरीके से डील किया जाएगा। तो लगता यही है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उस पर पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी से कोई ख़ास नहीं होगी। और PDM के भी बहुत से जो हलके हैं उनका फेलियर ये रहा कि वो किसी एक नाम पे मुत्तफ़िक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने अपने नाम तैयार कर लिए। इसके अलावा अगर नून लीग की बात करें, वो इसहाक़ डार साहब के लिए लॉबिंग करती रही। तो ये जो नाइत्तफ़ाक़ी है उसी का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा, क्योंकि कलेक्टिव प्रेशर नहीं वो मेंटेन कर सके, सब एक नाम के लिए लॉबिंग नहीं कर सके, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो नाम फाइनली आगे आया, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हिंट किया था इसको कि हो सकता है कोई ऐसी शख्सियत सामने आ जाए जिसका दूर दूर तक तस्करा ना हो। तो वैसा ही हुआ, और वो इसीलिए हुआ कि कंसेंसस पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेवलप नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। अगर इत्तेहाद में 2 जमातें हैं और उन्होंने एक हुकूमत फॉर्म की है तो उसके बाद उनको ये खदशात का इल्म होना चाहिए था, जिससे आज वो 2-4 हैं। अच्छा,
सिद्दीक, एक तरफ हम देख रहे हैं मईशत का, जबकि निगरान सेटअप का काम इलेक्शन है वो तो हम बात करते हैं, लेकिन ये जो मैंने 3 मासूम बच्चों की रूदाद रखी है, एक आकाश 10 साला वो पुलिस हिरासत में रहता है और वो बताता है किस तरह उसके वालिदैन के लिए भी टॉर्चर और उसके लिए भी। 10 साल का बच्चा सारी उम्र नहीं भूल सकेगा। कि बार बार उसके घर छापा मारा गया, 3 महीने वो हिरासत में रहा, रिहाई मिलती है ज़मानत पे, बार बार छापे मारते हैं। 5 उसकी बहनें थीं, वो वालिद सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके, दिल का दौरा पड़ा, दुनिया से चले गए। इसके साथ 2.5 साल नुमान जो मैन होल में गिर गया, उसके वो हमने देखा कि 14 अगस्त की मुनासबत से माँ ने उसको कपड़े पहनाए हुए थे। ये निगरान सेटअप जिस तरह से हम देख रहे हैं आएगा, इनकी अभी मईशत पर है, इलेक्शन पर तवज्जो नहीं है। ये जो हम इंसानियत सोज कहानियाँ सुन रहे हैं रोज़, क्या इसके बारे में कोई बात होती है किसी जगह पर, कोई सोच इस पर पाई जाती है कि ये पुलिस को हमने कर क्या दिया है, सारे इदारे तबाह कर दिए, ये हमने बना क्या दिया है पुलिस को? देखिए उसामा भाई, ये जो आपने एक वाक़या बताया, ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे दर्जनों, बीसियों और सैकड़ों वाक़यात हैं जो पिछले 3-4 माह में हुए। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहें कि बस अल्लाह से दुआ करें और वो जो है वो सख्त फैसले देने की बजाय या इंसानी हकूकी मामलियों को रोकने की बजाय, लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यकीनी बनाने की बजाय ये कहें कि आप अल्लाह से दुआ करें, और जहाँ पे आपके हाई कोर्ट के जजेस बैठकर कहें कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आप बाहर आ जाएंगे, या वो भी बेबसी का इजहार करें और कभी वो आंसू बहाने लग जाएं, कभी उनकी आंखें नम हो जाएं, अश्कबार हो जाएं वो, तो वहाँ पे फिर आप मुझे बताएं ना कि वहाँ पे फिर पुलिस को कौन पूछने वाला है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बेबस हों। तो ये इस तरह के कई वाक़यात हैं, और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो ना आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ना वो बेचारे जो फैमिलीज हैं वो आगे कहीं बात करने को तैयार हैं। तो ये तो इसलिए ये वाक़यात तो ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को उठाया गया जिनका किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो आज बेचारे पड़े हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पता नहीं है कौन कहाँ पे है। तो बाकी जहाँ तक आपने बात की निगरान सेटअप की, देखें आज जो आगाज़ था, अब वो तो बहरहाल एक मुआशी उसके ऊपर अगर आप बात करें, आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 3 रुपये महंगा हो गया, तो ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मामलात इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के गिर्द घूम रहे हैं। एक तरफ हम चाह रहे हैं कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट आए, जिसके लिए काफ़ी संजीदगी से काम हो रहा है, SIFC और ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ रेमिटेंसेस कम होते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती चली जा रही हैं, और डॉलर मजीद महंगा हो रहा है। तो मुझे बताएं कि जितनी इन्वेस्टमेंट आनी है, अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं चक्करों में निकल जानी है कि हमारी जो रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं और सारी चीज़ें, और रेमिटेंसेस इसलिए कम हो रहे हैं कि सर जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 25 से 30 रुपए का फ़र्क है। ये जो टीवी पे हम और आप खबरें चलाते हैं ना, ये सब गलत खबरें कि जी ओपन मार्केट में 302 रुपए का है डॉलर। वो आपको पता है ना कि सागडार साहब ने 1-2 ऐसे काम किए थे जिसके बाद हमारे सहाफ़ी भी सारे ट्वीट्स करने लगे थे और चैनलों को तो कहा गया था कि ये आपने लाइनें चलानी है। पहले अब सागडार साहब वापस आए थे तो उसको खबरें चलाई गई थी, डार ने डॉलर को शिकस्त दे दी, डार ने डॉलर की कमर तोड़ दी, डार ने डॉलर को लंबा लिटा दिया और उसका पता नहीं ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की खबरें चलवाई गई थी। और काफ़ी और जो ट्वीट करवाए गए थे उनका भी बड़ा अच्छा खैर रेट मिला था जिन्होंने ट्वीट किए थे उनको। और उसके बाद फिर एक और मौका आया जब अचानक डॉलर नीचे गया, तो फिर हमारे साथी ने ट्वीट करने शुरू कर दिए कि वो जी मेरा एक दोस्त है वो लिए फिर रहा है डॉलर 270 रुपए में, कोई नहीं ले रहा। तो वहाँ पे कुछ सैकड़ों लोगों ने आगे से जवाब दिया कि भाई 270 रुपए में जितने डॉलर पड़े ना वो सारे हमें दे दें, हम लेने को तैयार हैं। कोई एक, उसके बाद उनके वो दोस्त गायब हो गए जो 270 रुपए का डॉलर बेचना चाहते थे, कोई नहीं ले रहा था। तो ये शरीफ खानदान ने, नून लीग ने असल में कोशिश ये की कि मीडिया को मैनेज करके और ट्विटर पे सहाफ़ियों को मैनेज करके, और वो ये समझते थे कि हमने बिल्कुल मुशत सेट कर दिया कि 25-30 सहाफ़ी तजज़ियाकारों और एंकरों से ट्वीटिंग करा दो कि डार ने कमाल कर दिया। और दूसरे नंबर पे ये था कि टीवी के ऊपर खबरें नेगेटिव ना चलें और पॉजिटिव चलें। तो ये वो समझ गए थे कि इस चीज़ से मुशत जो है वो ठीक हो गई है। तो अगर उनका ये पैटर्न था तो बस ठीक है, फिर वो अपनी तरफ से कामयाब हो गए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, एक और नया बयानिया उसामा साहब चल पड़ा है। वो हमारे कुछ सहाफ़ियों ने आजकल ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि अब जी वो शरीफ खानदान तो जा चुका है, तो अब जो मुईशत के हवाले से नेगेटिव खबरें आएंगी तो वो निगरान सेटअप जिम्मेदार होगा। जो करके गए हैं सागदार और ये जो कुछ करके गए हैं, ये अगले 5 साल भी चीजें कंट्रोल नहीं होनी, या जो कुछ ये पाकिस्तान की मुईशत के साथ तबाही और बर्बादी करके गए हैं। तो जो आज अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, जो मुआशी तौर पे झटके इस मुल्क को मिलेंगे, उस सब की जिम्मेदारी शरीफ खानदान और ये PDM की हुकूमत होगी जो कुछ ये तबाही और बर्बादी करके गए हैं। क्योंकि जब इनको ये मुल्क मिला था, जब इनको ये मुल्क दिया गया था, जब इनको ये मुसल्लत किया गया था, उस वक्त भी पाकिस्तान की मुईशत इंतहाई नाजुक हालात में थी और इन्होंने 16 माह तक मुईशत को तो देखा ही नहीं।
ये तो 16 माह अपने मामला को देखते रहे, अपनी करप्शन और लूट मार NRO और इन चीजों को देखते रहे 16 माह तक। आप मुझे बताएं ना, अगर एक मरीज ICU में पड़ा हो और डॉक्टर और सारा स्टाफ छोड़ के उस मरीज को ICU में छोड़ के चला जाए, तो क्या होगा उस मरीज के साथ जो पहले ही ICU में पड़ा है, जहां पे उसको एक एक पल, एक एक सेकंड उसको केयर की जरूरत है। क्यों उसको ICU को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वहां पे जो मरीज आता है उसकी वो बस बिल्कुल आखिरी उसमें उसकी बहुत सेंसिटिव उसकी सूरत हाल होती है और उसको बहुत ज्यादा तवज्जो और केयर की जरूरत होती है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मुईशत के साथ जो किया है वो भुगतेंगे आप, हम सब भुगतेंगे। अच्छा, अब मुजम्मिल, जो बात हम मईशत की करें उसमें तो देख रहे हैं कि आज रात पेट्रोल की भी कीमत बढ़ने का कहा जा रहा है, बिजली की बिल कह रहे हैं कि दुगने आएंगे, पानी और गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो क्या ये सवाल निगरान सेटअप से होगा? मैं इसमें ये भी जो निगरान अब वज़ीर आला सिंध हमें नज़र आ रहे हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, तो जो हमने जिस तरह बात की उस बच्चे नुमान की, क्या ये लोग अगर निगरान वज़ीर आज़म देख सकते हैं मईशत को, यानी इलेक्शन के अलावा सब देख रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें भी वो देखेंगे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, ये सब कभी निगरान सेटअप पर आएगा, ये भी इनका काम होगा, लोग इनसे सवाल करेंगे, इनको कोसेंगे, या जो पीछे गवर्नमेंट्स गई हैं उनको देखेंगे, या इदारों को लोग बुरा भला कहेंगे, क्या होगा? देखिए, आइडियली तो 2 महीने की जो हुकूमत होती है उससे इतने बड़े सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये 2 महीने की है नहीं, तो इसीलिए सवाल भी इनसे ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली कि अगर आधा साल तकरीबन हाफ टेन्योर एक एनुअल जो होता है, अगर उसमें ये इनकी हुकूमत रहती है तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। जहाँ तक मकबूल बाकर साहब का आपने जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन चॉइस है। उसकी वजह यह है कि इनकी रेपुटेशन है ऑनेस्टी की, और करियर अगर इनका देखें तो उसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो कंट्रोवर्शियल रहे। इनफैक्ट इनका स्टांस जो है वो कोर्ट्स के अंदर एंटी टेररिज्म के हवाले से इतना वाज़ेह रहा है कि 2013 में हमें याद है सुसाइड अटैक हुआ था इनके ऊपर, और तकरीबन 8 अफराद उसमें जाँ बहक हुए थे, और वो इसीलिए कि ये केसेस बड़ा स्पीड से सुन रहे थे। और साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी एक ख़ासी लॉबी एक्टिव थी इनके अगेंस्ट, इनको साइडलाइन करने के लिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। तो बहुत अच्छी चॉइस है जिसने भी की है, पीपल्स पार्टी का इसमें रोल है जिसका भी है, लेकिन अब उसमें वो डिलीवर क्या करते हैं और ये इन 5-6 महीने के दौरान वो किस हद तक मामलात को कंट्रोल करते हैं, वो क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह यह है कि सेंटर उनसे कोऑपरेट करता है या नहीं करता, वो भी एक सवालिया निशान होता है हमेशा से। तो इस गवर्नमेंट के अंडर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से अभी सिंध के अंदर एक सहाफ़ी का भी हमने देखा असैसिनेशन हुई है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर बताया जाए 2 बिल्कुल, और बड़ी ब्रूटली जो है वो गोलियां मार के शहीद किया गया है। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं ये तभी रुक सकते हैं जब अफेक्टिव प्लानिंग हो और अफेक्टिव गवर्नमेंट इन प्लेस हो। KP के अंदर तो पहले ही हालात ख़राब है, हमें पता है टेररिज्म के हवाले से अगर देखा जाए, वहाँ पर रिसर्जेंस हो रही है PTP की, और अमन व अमान की सूरत बलोचिस्तान में भी हालात, बलोचिस्तान में भी वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं। तो लगता यही है कि इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो स्टेट के लिए भी है कि वो किस तरह से इन एलिमेंट्स को दोबारा से एलिमिनेट करे, और दोबारा से एक लंबी कमिटमेंट चाहिए, और उसके लिए लंबा टेन्योर भी चाहिए होता है, उसके लिए मैंडेट भी चाहिए होता है जो इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि मार्च 2024 की बात भी ना हो, उससे पहले ही मामलात जो है वो सॉल्व हो जाएँ। अगर नहीं होते तो फिर एहतसाब जो है वो इन्हीं का होगा। अच्छा सिद्दीक, आप क्या कहते हैं? अब कहीं ना कहीं लगता है पीपल्स पार्टी ने कोई अपनी बात मनवा ली, सेंटर में ना सही, यहाँ तो उनकी चॉइस के निगरान वज़ीर आला कम से कम आ गए हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और तकरीबन चीज़ें नाकाम हो गई थी, लेकिन ये जरदारी साहब को दाद दें कि उन्होंने कम अज़ कम जो भी उन्होंने कार्ड इस्तेमाल किया, मिन्नत तरले वाला या जो भी उन्होंने किया, वो बहरहाल अपनी बात मनवा ली उन्होंने मकबूल बाकर साहब को। और एक और आप देखें ना, मैं तो इसलिए ये चीज़ें इनकी निशानदेही करता हूँ ताकि ये कुछ चेहरे जो है ना वो पता चले कि ये सो कॉल्ड जो बड़े अपने आप को नजरियाती और बड़ा वो बनाते हैं, वो हमारे वो कोर्ट रिपोर्टर जो हमेशा से कहते हैं कि रिटायर्ड जजेस को ओहदे नहीं मिलने चाहिए। और आप मुझे अगर एक बात बताएं, अगर यहाँ पे PTI का दौर होता और PTI साकिब निसार साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब लगा देती, तो मुझे बताए ना कि हालत क्या होती इन सारे कोर्ट रिपोर्टर्स की। ओ जी साकिब निसार ने फलाना के हक में फैसला दिया था, ये हो गया वो हो गया। अब याद मत शेख साहब को लगा देते, आप मकबूल बाकर साहब को जो लगाया है पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के सारे लोगों को उठा के देखें, करप्शन केसेस, नैब केसेस, उनमें सबको बेलें जो है वो मकबूल बाकर साहब ने दी हुई हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? तो ये जो चीज होती है कि अब वो उनकी तारीफें कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त चॉइस, बड़ी जबरदस्त। और मकबूल बाकर साहब ने क्या दिया कि एहतसाब कोई चक्कर नहीं है, मतलब ठीक है एहतसाब उनका काम नहीं है, लेकिन भाई जितने बदतरीन हालात रहे हैं, अगर चीजें उनको देखनी तो चाहिए कि क्या हुई हैं। ये पिछले आखिरी महीने की देख लें जो भर्तियां की गई हैं सिंध पूरे में, पिछले 1.5 महीने के हालात और सूरत हाल देखें।
तो वो उनको तो चेक कर लेना कि किसने कितना माल बनाया। लेकिन जाहिर है मकबूल बाकी सब एक अच्छा मेरे पास लास्ट मिनट है, आगे हमने तफसील से 2 और मौजूद पर बात करनी है, लेकिन उसके बाद मैं जा रहा हूँ ब्रेक से पहले 30 सेकंड्स में आप इन पर, एक तो इलेक्शन कब होंगे, चीफ जस्टिस ने ये सवाल कर दिया, बड़ा सादा बड़ा मासूमाना जिस तरह वो कहते थे वसीम अदामी, वो सवाल, और नवाज शरीफ साहब की वापसी, इस पर क्या चल रहा है, क्या मामला है ये, जल्दी से 30 सेकंड्स। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वापस नहीं आ रहे, इसके लिए आप उनका ख्वाजा आसिफ साहब का कल के रात का इंटरव्यू शाहजेब खान साहब के साथ सुन लें। उसमें उन्होंने बिल्कुल शकूक और शुबात का इज़हार किया है कि उनको इदारों पर एतमाद नहीं है। नवाज शरीफ लंबे अरसे के लिए जेल जा सकते हैं और मियां साहब जेल जाना नहीं चाहते। और हालांकि यहाँ पे नीचे तो आमिर फारूक साहब बैठे हैं जिन्होंने मरियम नवाज साहब को बरी किया है, ठीक है, और आजकल नून लीग उनको डिफेंड भी बहुत करती है, तो आ जाएं, तो वो नहीं आ रहे वापस। और इलेक्शंस के बारे में जो है डीजी लॉ ने जब चीफ जस्टिस ने से पूछा जी इलेक्शन की डेट का, कंधे ऐसे कर दिए कि किसी को कुछ पता ही नहीं। इन दोनों मौज़ूआत पर हम तफसील से ब्रेक के बाद बात करेंगे, कहीं मत जाएगा। पता चला। पाकिस्तान का आइन कहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के नतीजे में जिसकी मेजॉरिटी होगी वो पार्टी हुकूमत बनाएगी, उसी का वज़ीर-ए-आज़म होगा और वज़ीर-ए-आज़म के साथ काबीना होगी जिसके ज़रिए हुकूमत और रियासत के उमूर चलाए जाएंगे। यानी बुनियादी चीज़ है इस मुल्क में इलेक्शन। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसके सबसे अहम तरीन जज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, उन्हीं की अदालत में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ से सवाल होता है। वैसे मामला हल्का बंदियों का है और हल्का बंदियाँ चैलेंज होती रहती हैं हमारे यहाँ, और ये सिंध के कुछ हल्के थे कि जनाब वो सही तरह हल्का बंदियाँ नहीं हुई, इसका मामला था जो कि वापस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। अब वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहीं ये पूछ लिया डीजी लॉ से कि जी इलेक्शन की कोई डेट वगैरह अभी अनाउंस हुई है या इलेक्शन कब करवाने हैं आपने, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, ये जी इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने, आम इंतखाबात कब करा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो डीजी लॉ ने जनाब इसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कंधे ऐसे कर दिए कि क्या कह सकते हैं। तो मुज़म्मिल, इससे तो पता लग रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। और ये कुछ खबरें ये ज़रूर हैं कि कहीं कुछ सीटें कम हो रही हैं, कुछ बढ़ रही हैं। तो ये तो अभी लगता है कि सिंध में हम देखते हैं एमक्यूएम के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जहाँ वो समझते हैं या हर जमात समझती है जहाँ उसका वोट बैंक है वहाँ क्यों सीटें कम हो रही हैं। जिस तरह अभी मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा में आबादी कम नज़र आ रही है निस्बतन, तो उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है कि जी हमारा वोट बैंक वहाँ ज़्यादा है, तो ये क्या किया जा रहा है। तो ये मामला तो पता नहीं भी कहाँ चलेगा। ये तो अभी वापस इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया है, वो हार नहीं करता, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ये अभी चंद हल्का बंदियों का मामला है और पूरे पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सूरत हाल बन जाए। देखें, जो रिस्पांस था वो पहले तो सवाल जो हुआ है उस पर ही मुझे तो ताज्जुब है कि इस तरह का सवाल किया गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो जवाब था वो एक्यूरेट ही था, क्योंकि जितना निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इल्म था स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे, उतना इलेक्शन के हवाले से है। तो जो कंधे उन्होंने अचकाए आगे से और जो उन्होंने आगे से कहना ये चाहिए कि इग्नोरेंस का मुजाहरा किया कि इल्म नहीं है शायद उनको, तो वो एक एक्यूरेट रिस्पांस था। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ये कहना प्रेडिक्शन जिस तरह से होती है वो सॉलिड तरीके से तभी होती है ना जब जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हम देखें कि वो आइन के मुताबिक चलें, या फिर जो हदूद जिसका तयन कर लिया जाए उसके एतबार से हर चीज़ हो रही हो, वो तो हो नहीं रही जी। तो जब वो नहीं हो रही तो फिर एब्सोल्यूट केओस है, और केओस में यही होता है कि आपको नहीं इल्म क्या होने वाला है। जिस तरह से ये PDM को अभी शिकस्त हुई है बेसिकली निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद, चूँकि कैंडिडेट जो थे उनके वो प्रिवेल नहीं कर सके, तो इसी तरह इलेक्शन के हवाले से भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी हम यही कह रहे हैं कि मुझे तो माहौल नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म से मशरूत वो मामला था। जब डार साहब नहीं बन सके या वो ऐसी शख्सियत कोई नहीं आ सकी जो कि उनके लिए फेवरेबल होती, तो फिर मैसेज तो डिलीवर हो गया है कि ठीक है ये आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम फरमाएं वहाँ पे, और इस एतबार से आप गए थे कि आपने अपना इलाज करवाना है वही करवाइए बाहर बैठ के। तो लगता यही है कि जिस तरह से कोर्ट में आज ये मामला हुआ है क्लियर कि कुछ इल्म नहीं है क्या होना है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतों को कह रहा है कि आप मामलात जो हैं वो ठीक रखें और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना करें, तरक्याती मंसूबे ना चलाएं। डीलिमिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रही है, लेकिन असल मसला टेन्योर का ही है ना कि टाइम कितना ये लेते हैं। ये तमाम इख्तियारात, ये तमाम मामलात तो हो जाएंगे, लेकिन टाइम इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ मैटरिंग दीस डेज। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च से आगे ले जाना मुझे पॉसिबल दिखाई नहीं देता। उसकी वजह क्या है कि चेयरमैन सेनेट का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी उनका टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा, आधे से ज़्यादा सेनेट खाली हो जाएगी। ठीक, तो मार्च के बाद
कौमी असम्बली तो पहली खाली है, सेनेट भी आधी खाली हो जाएगी, तो उसके बाद अगर इसको इस सिस्टम को ड्रैग करना है तो बिल्कुल समझ से बाला तर है कि वो कैसे होगा जब दो जो हाउसेज हैं लेजिस्लेशन के वही खाली पड़े होंगे। तो या तो फिर आप ये फ़ैसला कर लें कि ताले लगा दीजिए सेनेट को, पार्लियामान को, तो फिर ठीक है, लेकिन उसके अलावा इससे आगे अगर ये सेटअप जाता है तो फिर सवाल उन तमाम लोगों से होगा जो निगरान हुकूमत फॉर्म कर चुके हैं और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होगी। जहाँ तक इन सियासी पार्टियों का ताल्लुक़ है तो बहुत से लोगों से बात होती है, हमारी भी और सहाफ़ियों की भी होती है, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आप अगर उनसे पूछे ना कि यार इलेक्शन क्यों नहीं टाइम पर हो रहे या कब होंगे, तो वो इस बात से बिल्कुल भी उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि टाइम आगे जा रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। उन्हें बस ये है कि अगले सेटअप में या इस निगरान हुकूमत के अंदर हमें क्या मिल सकता है। बहुत से वज़रा ऐसे हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है, जो अभी फेडरल मिनिस्टर से जो अभी रिज़ाइन जिन्होंने किया है, जिनकी हुकूमत गई है, वो क्या लॉबिंग कर रहे हैं कि निगरान सेटअप में हमें हिस्सा मिल जाए। तो वो ये नहीं देख रहे कि हमने आगे जाके इलेक्शन लड़ना है, हल्के के आवाम से कनेक्ट करें, वहाँ कुछ काम करवाने की बात करें, कोई इलेक्शन प्रोमिसेस की लिस्ट बनाएं या कोई विजन सेट करें कि हम आइंदा आने वाले 5 सालों में क्या करके देंगे आवाम को। वो ये लॉबिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के कि हमारी निगरान हुकूमत में कोई जगह बन सकती है या नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। प्रायोरिटी ये नहीं है कि इलेक्शन के बाद के 5 साल हमारा विजन क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारा मैंडेट जब आएगा हमारे पास तो उसके बाद हम क्या डिलीवर करेंगे। वो ये है कि इस सेटअप में कोई ना कोई शेयर मिल जाए, जो कि बेवकूफ़ी है नहीं मिलना। अच्छा, इन तमाम पॉलिटिशियंस को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि करके देख लें लॉबिंग अगर करनी है, लेकिन निगरान सेटअप के अंदर आपके कोई चेहरे नहीं आने वाले और तमाम उम्मीदें आपकी दम तोड़ेंगी। अच्छा, मुझे इसमें अलमिया ये नज़र आता है मुज़म्मिल के, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन का नाम ही आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है इलेक्शन करवाना, और उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये काम है कि हर वक्त वो तैयार रहे। और उसका जवाब है ये कंधे यूं कर देना, कुछ पता नहीं। अगर आप अदालतों में जाएँ तो इंसाफ का सवाल करें तो ये जवाब है। पुलिस से अमनो मान का कहें कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आप हमें देंगे, वो कहेंगे ये है। और मुझे लगता है हुकूमत से आप कहें सेहत, तालीम, रोज़गार, बुनियादी चीज़ें, बिजली, पानी, गैस, इसका कोई आम आदमी की पहुंच में, वो भी कहेंगे ये। तो यहाँ तो अब सबसे अच्छा जवाब ये जो है ना, बस आपसे कोई भी पूछे तो आप कंधे उचकाएं, बेहतरीन जवाब है। हर देखिए ना, अदालतों में अगर जजेस रो रहे हैं तो ये मसला है। तो हमारा मुल्क तो अब इस तरफ जा रहा है। अब रज़ा रबानी साहब तो अब चीख रहे हैं कि जी वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए, जो आप बात कर रहे हैं यहाँ तो परवाही किसी को नहीं है। यानी बड़े आराम से कहा जा रहा है जब तक यानी नई असेंबली नहीं आएगी तो यही सदर कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि ये भी कोई गुंजाइश निकाल ली जाए कि यही सेनेट चलता रहेगा। आधे होंगे ना लोग, चले सेनेट तो है, कौन सा किसी बिल पास कराने की जरूरत है, एक जमूद होगा तो बस काम चलाए जाएंगे, कानून साजी की जरूरत ही कोई नहीं है, बस आप हुक्म कर दें और वो हो जाएगा। अब देखिए जो नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं उन्होंने बिल्कुल वही प्रोमिस किए हैं कि मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मैं इजलास इसलिए बुला रहा हूँ कि मैं कर लूँ, इकोनॉमी को ठीक कर लूँ। इस तरह कहीं दुनिया में कभी ठीक हुई है इकोनॉमी? आप डॉलर जो है वो ऊपर चला गया, बिजली के अभी दुगने होने हैं, पेट्रोल महंगा होना है। किस तरह से आप कंट्रोल कर लेंगे जब आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई निज़ाम ही नहीं है कि हम मार्च में भी इलेक्शंस करवा रहे हैं या कब करवा रहे हैं, हमें को पता नहीं हमने किस तरह से कंटिन्यू करना है। और या उनको यकीन जानी करवा दी कि अगर नहीं ये 1-2 साल यहीं पर हैं, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, हम बिल्कुल उसको गारंटी करते हैं, तो क्या इस तरह इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? देखें, इसमें तो बड़ी ये होपलेस पिक्चर है जो आपने भी पेंट की है, लेकिन अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मतलब एक सहाफ़ी का काम यही है ना कि जो फैक्ट्स हैं उसको रिपोर्ट करे। हम भी ये ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल करना बनता है। तो सवाल करेंगे हम भी ऐसे ही है। बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि जी हमें इल्म है इलेक्शन का है, वो भी मेरा ख्याल है गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि इल्म तो उनको भी नहीं है जो इलेक्शन करवाने आए हैं। तो इसमें एब्सोलूट होपलेसनेस ही है। और वो इसीलिए है कि जब आपने निगरान पंजाब में आई केपी में आई, आप देख लीजिए वो अभी तक अपना जो पावर है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और बिला खौफ व ख़तर कर रहे हैं। यहाँ पर वो तरक्याती मंसूबों को भी सुपरवाइज कर रहे हैं, इसके अलावा तैनातियाँ भी हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी मैनेज हो रहे हैं, और प्रोटोकॉल्स भी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो शायद मीडिया नहीं चल रहा होगा कि नहीं ले रहे, लेकिन वो भी लिए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये निगरान हुकूमत का फंक्शन तो नहीं होता। जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की टर्म डिफाइन की है, इस तरह निगरान हुकूमत का जो बेसिक रोल है वो भी यही है कि इलेक्शन की निगरानी करना, सिर्फ ठीक कि उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसमें उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है, और ये देखिए ना इससे बड़ा अदम इस्तेहकाम क्या होगा मुल्क में, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का तो कुछ सर्टन होना चाहिए। वो तो उनकी पार्टी के हाथ में है, लेकिन सिर्फ 3 बयान में आपके सामने रखता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं पहले जीरो रिस्क
फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी, कि जीरो रिस्क होना चाहिए, किसी भी तरह से जेल जाने का, क्या जेल का लफ्ज भी ना आए, जेल के बाहर से भी ना नवाज शरीफ साहब को गुजरना पड़े। फिर तलाल चौधरी साहब कहते हैं जब पार्टी चाहेगी तब नवाज शरीफ साहब आएंगे। मियां जवेद लतीफ साहब ये कहते हैं नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं, कुछ उनके खानदानी जराए भी सितंबर की बात करते हैं। तो ये सितंबर वही है कि यानी चीफ जस्टिस साहब जाएंगे तो फिर वो समझते हैं कि माहौल बदल जाएगा। आपने कल भी बात की थी कि शायद आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, सब चीजें सिर्फ चीफ जस्टिस से मशरूत नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी सर्टेन नहीं हो रही। जब उनके लिए अब खतरात भी खत्म हो गए तो बाकी क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आपने ये 3 मुख्तलिफ बयानात बताए हैं। जावेद लतीफ़ साहब की तो मेरा ख्याल है ख्वाहिश ज़ाती ज़्यादा है, इसीलिए शायद वो उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात मैंने देखा है जिसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की प्रोग्राम में, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जब तक ये रिस्क जो है इसका 1% भी बाकी रहेगा तो हम नहीं इस पर खेल सकते कि उनको यहाँ पर ले आएँ, दोबारा से जेलों का रास्ता दिखा दिया जाए और बाहर का बातें ये भी नहीं पता। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ द रिस्क कि उनको अभी बुलाया जाए। और मेरा ख्याल है वो फील करते हैं कि ये एहतसाब का जो अमल है ये दोबारा से शुरू होने लगा है, और इनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं अगर उनके लिए ही मामलात ख़राब हो जाएंगे और अगर उनकी ही नहीं सुनी जा रही तो पार्टी के कायद यहाँ आकर क्या कर लेंगे। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 1-1.5 साल में कोई कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा नहीं किया, कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा नहीं की, कोई डेडलॉक नहीं हुआ उनका किसी भी इदारे के साथ। लेकिन उसके बावजूद उनकी अगर बात नहीं मानी जा रही तो नवाज शरीफ साहब जो उनसे ज़्यादा रेडिकल तस्वुर किए जाते हैं, जिन्होंने अपने तीनों टेन्योर्स के अंदर हमेशा जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके ऊपर एतराज़ात भी खड़े किए और उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए, अगर इस सूरत हाल में वो यहाँ पर आ जाते हैं वो क्या रोल प्ले कर लेंगे। अगर तो इलेक्शन की आप बात करते हैं कि वो इलेक्शन की कैंपेन करेंगे आके, तो वो ये बात की गई है कि बिल्कुल गालिबन तलाल चौधरी साहब ने की थी कि जी जब वो आ जाएंगे, मियां जवेद किसी ने कहा कि जब वो आएंगे तो समझे इलेक्शन हो गए, यानी शुरू होने लगे, अनाउंस होने लगे हैं या कैंपेन शुरू हो गई जब वो आएंगे मियां साहब। नून लीग के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि जब मियां साहब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर किसका पॉलिटिकल फलसफा फॉलो करना है, शहबाज शरीफ साहब का करना है या इनका करना है। तो शहबाज वो राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कह दिया, शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं ना कि मैं पिछले 30 सालों से बहुत करीब हूँ तमाम हलकों के। दूसरी जानिब आँख का तारा है, बिल्कुल ब्लू आइड बॉय जिसको कहते हैं वो हैं। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब आज से तकरीबन 1 साल पहले तक कैंपेन करते रहे हैं रेवोल्यूशन की पाकिस्तान के अंदर। तो आपने आके क्लैरिटी कैसे मेंटेन करनी है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी इंतखाबात में। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब आ भी जाएं और उनके केसेस हम समझ लें कि माफ़ भी कर दिए जाएं उसके बाद भी, तो कोई एक्टिव रोल अगर वो PMLN में प्ले करना चाहते हैं तो अगर तो वही बात करनी है जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं तो फिर आपकी ज़रूरत तो नहीं है वापस आने की। आपने तो आके दोबारा से जहाँ से आपने डिसकंटिन्यू किया था 2017 में उसी को टेकअप करना है ना, तो वो करने की तो गुंजाइश नहीं। पहली चीज़ तो यह है कि गारंटी चाहिए कि किसी भी तरह से केस पहले खत्म होंगे, बिल्कुल रिहाई, और फिर उसके बाद वो आएंगे। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ जी वो जेल भी जाने को तैयार है, वो बातें थी। लेकिन ये जो सोच पाई जाती है कि अब निगरान सेटअप में वो जो मुश्किल फैसले जिनको कहा गया था वो होने लगे हैं, तो ये उस पर कैंपेन बनाएंगे कि देखिए हमारे दौर में आप देखिए, आप कंपेयर करें, देखिए निगरान सेटअप में कितनी बिजली की कीमतें दुगनी हो गई, पेट्रोल जनाब 28 रुपए महंगा मजीद हो गया, गैस कितनी ज्यादा महंगी हो गई है, आटा किधर चला गया, चीनी किधर चली गई, देखिए कितनी बर्बादी होगी निगरान सेटअप में। ये भी एक बयानिया अगर बनाया जाता है तो आप उस पर क्या कहेंगे? कोई एक सोच है कि अब इस पर सोचा जा रहा है कि ये बनाए, क्योंकि वोट को इज्जत दो पर तो हम अब जा नहीं सकते। हमने अब शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पर चलना है तो लोगों को क्या देना है? नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कुछ नया तो लोगों के सामने लाना है, क्योंकि पुरानी बातें करके आप वोट नहीं मिल सकता कि जी हमने 10 साल पहले ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो नहीं होगा। तो अगर ये किया जाता है कि निगरान सेटअप को हम क्रिटिसाइज करेंगे तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस पर तो मेरा ख्याल है पुरानी बातें दोबारा होंगी। ये समझना कि वो आकर सिर्फ इस 2-4 महीने या 6 महीने की गवर्नमेंट पे सारा ब्लेम डाल के ये कहेंगे कि हमारा पुराना दौर याद कीजिए। मरियम साहिबा की तमाम जलसों में जो तकारीर है रिसेंटली आप देख लीजिए क्या बात कर रही हैं। दोबारा से मोटरवे की बात कर रही हैं, दोबारा से एटमी धमाकों की बात कर रही हैं, लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात कर रही हैं। ये सारे मार के जो क्रेडिट लेते हैं ये आज के तो नहीं है, ये तो पुराने हैं। तो अगर उन्हीं को कैश करवाना है, नवाज शरीफ साहब के पास भी वही कुछ है, जो पटारी खोलेंगे यही निकालेंगे, उसमें से कोई नई चीज़ तो नहीं होगी। तो ऑब्वियसली वो आकर अगर सब कुछ डिफ़ाइन करना है तो वही होगा जो नवाज शरीफ साहब ने जलसे में फरमाया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने पीछे देखा कोई भी नहीं था। इस बार भी यही होगा कि अगर वो आके उसी जज्बे के साथ जो उनकी अपनी एक अप्रोच है पॉलिटिक्स को लेकर उसी को फॉलो करेंगे तो वो जब मुड़ के देखेंगे तो पीछे शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, ना कोई और होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह का माहौल इस मुल्क में पिछले 6 महीने में पैदा हुआ है, जैसी कानून साजियाँ की गई हैं, ये तमाम वही कानून साजियाँ जिससे नवाज शरीफ साहब को इख्तलाफ था
और इसी की बेसिस पे वो कह रहे थे कि जो पिछली हुकूमत आई है इन्होंने तमाम मैंडेट अपना खो दिया है, इन्होंने ऐसी कानून साजियाँ की हैं कि हमारे लिए स्पेस कम हो गई है। उनके अपने भाई वही करके चले गए हैं। बल्कि नून लीग के हल्के तो ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने नाराज किया है नवाज शरीफ साहब को निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की नहीं मानी और अनवारुल हक काकड़ साहब पर एग्री कर लिया। वो ये भी कह रहे हैं, अब वो शायद इस वजह से कि वो दिखाने के लिए कि जी देखें नहीं ऑप्शन थी शहबाज शरीफ, आप बताएं ना, ऑप्शन थी शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो ना एग्री करते इस नाम नहीं थी। मासूमाना सवाल आप भी कर रहे हैं। नहीं थी, मगर अब उन्होंने एक बयानिया तो बनाना है कि नहीं इसमें नवाज शरीफ साहब इसमें शामिल नहीं थे, नवाज शरीफ साहब को नाराज करके किया गया है। जिस तरह वो मीटिंग से उठकर नहीं चला जाया करते थे जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी। लेकिन उनकी पॉलिटिकल जो फॉलोइंग है उसको तो फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ये सवाल कहीं भी नहीं है कि प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, वो जो ऑपरेशन होने थे उनका क्या हुआ उसका कहीं जिक्र नहीं है कि वो 2 हफ्ते का कहकर गए थे, या शायद उसकी वजह यह है कि जिस तरह उनको बाहर जाना पड़ा तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का था, तो इस पर डिस्कशन ही नहीं होती कि चलो ये दे दिया। तो आपको भी पता है टेक्निकल, क्योंकि आप भी लॉ को बड़ा करीब से देखते रहे हैं, कोर्ट्स में भी जाते रहे हैं, टेक्निकल जो रिलीफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन लेते हैं यहाँ पे उसमें से शायद ही कोई हकायक पे मबनी हो। ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश होती हैं सब रिलीफ के लिए होती हैं। तो बेसिकली ये नहीं कहना चाहिए कि कोई बीमारी नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का इलाज इस मुल्क में हो रहा है, बाकियों का भी हो सकता है, लेकिन बेसिक पर्पस जो है वो रिलीफ का होता है कि केसेस से रिलीफ मिल जाए सिर्फ। तो वो अगर देखा जाए तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं कि मुझे इख्तलाफ था इस वज़ीर आज़म के नाम पे, लेकिन चूँकि पार्टी में बाकी सब ने नहीं मानी इसीलिए एक्सेप्ट कर दिया। हालांकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब एक पेज पर थे डार साहब के नाम पे और लॉबिंग भी करते रहे। अब वो नाकाम हो गई तो उसमें तो हेल्पलेस हो गए हैं ना, उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे सियासतदानों को भी सूट नहीं करता कि इलेक्शन डिले हो जाए, तो उनके लिए फ़ायदा है कि उनको एक जो 16 महीने में कारकर्दगी रही है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कि वो जो कह के आए थे एक महंगाई मुकाओ मार्च जो सारा कुछ किया था, तो इतनी महंगाई तो तारीख में कभी नहीं थी। तो अब अगर कुछ हो जाता है 6-8 महीने उनको एक मिल जाएगा, तो थोड़ा सा एक टाइम पीरियड उनके पास आ जाएगा कि लोग एक मेमोरी उनकी थोड़ी सी हो जाएगी वॉश, और वो देखेंगे उससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सर्वेज ना करवाएं, अब आप चैनल सर्वे नहीं करवा सकते, बता नहीं सकते, हमने पता नहीं और फिर काम क्या करना है अगर हमने ये नहीं करना कि किस हल्के में किसकी कितनी मकबूलियत है। तो इसका मतलब ये भी नज़र आ रहा है कि पार्टीज जो हुकूमत में रही हैं वो डरी हुई हैं, खौफजदा हैं कि पता नहीं लोगों से क्या असरात नजर आएंगे या क्या जवाब आएंगे। तो ये अगर डिले है तो ये तो पोलिटिकल पार्टीज का इसमें फ़ायदा है। नहीं, इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पंजाब में जो आप वोटर की आपने बात की है, डायनामिक्स बहुत तब्दील हो गए हैं। जिस पंजाब को नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे 2017 में, वो नहीं है और वो हर किसी को पता है, क्योंकि आकर अगर वो करके या वो भी आकर जलसे करने का ऐलान कर दें, कैंपेन करके देख लें पंजाब के बड़े शहरों में, रिस्पांस जो आएगा उनसे आइडिया हो जाएगा उनको भी। तो जहां तक ये गुफ्तगू है कि वोट बैंक वैसा ही है 2017 वाला, बिल्कुल नहीं है। एवरीथिंग जनाब हालात अब किसी के लिए भी वैसे नहीं है, और जो लोग सोच रहे हैं कि डिले करके कुछ पता नहीं कोई बेहतरी आ जाएगी, तो ऐसा मुझे और मुजम्मिल को तो होता नजर नहीं आता, मगर वक्त ज़्यादा बेहतर बता देगा। देखते हैं कितना अर्सा निगरान सेटअप रहता है और उस वक्त तक मकबूलियत कहाँ पहुँचती है पार्टीज़ की भी और निगरान सेटअप की भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।